Good morning, everyone. Everyone, please join first. Everyone, please join first. Everyone, please join first. Everyone, please join first. Good morning, Saloni. Good morning, ma'am. बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो जल्दी. बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो जल्दी. Just a second. ओके, तो लास्ट डे हम लोग क्या किए थे? लास्ट डे हम लोग जो रेशियो डिटेक्टर है, रेशियो डिटेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे. तो उसमें ऑल्दो पूरा नहीं हो पाया था. ठीक है. अच्छा, रेशियो डिटेक्टर डाउनलोड्स. ओके, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो रेशियो डिटेक्टर के बारे में हम लोग लास्ट डे जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट किए थे. तो रेशियो डिटेक्टर में बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि रेशियो डिटेक्टर जो होता है उसके साथ हम लोग फेज डिस्क्रिमिनेटर का एंड जो मेरा या फिर उसको हम लोग फॉस्टर सीरीज डिस्क्रिमिनेटर भी बोलते हैं, उसका जो सर्किट है उस सर्किट के साथ मेरा जो रेशियो डिटेक्टर है, रेशियो डिटेक्टर का सर्किट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल. बस 2-3 जगह में ही इसमें कुछ चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कहाँ पे है. कि ये जो डायोड D2 है, इसका जो क्या बोलेंगे, जो इसका जो फेज है उसका फेज डिफरेंट है. मतलब जिस टाइप से ये लगा हुआ था D1 मतलब इन फॉस्टर सीरीज डिस्क्रिमिनेटर और इन द फेज डिस्क्रिमिनेटर, जो जिस डायरेक्शन में D2 लगाया हुआ था, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे D2 लगाया हुआ होता है. यहाँ पे एक तो एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हुआ होता है C5 और जो आउटपुट है, आउटपुट हम लोग डिफरेंट वे में लेते हैं या फिर डिफरेंट पॉइंट से लेते हैं अगर हम लोग कंपेयर करेंगे विद फॉस्टर सीरीज डिस्क्रिमिनेटर. तो इसके ऑपरेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा फॉस्टर सीरीज जो मेरा रेशियो डिटेक्टर है, रेशियो डिटेक्टर में मेरा क्या होता है, रेशियो डिटेक्टर में
मुझे एम्पलीट्यूड का लिमिट करना पड़ता है, एम्पलीट्यूड लिमिटिंग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो डिटेक्शन का या फिर रेशियो डिटेक्टर का जो वर्किंग है उस पे हम लोग देखेंगे कि उसमें जो सर्किट है उसमें एम्पलीट्यूड को कैसे लिमिट किया जाता है, एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट कैसे यूज किया जाता है या फिर क्यों यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखो क्या बोला गया है, नाउ लेट्स डिस्कस द रिएक्शन of the ratio detector circuit to the amplitude changes in the FM signal which is applied to its input। तो FM सिग्नल में बेसिकली क्या है होना चाहिए, देखो एफएम सिग्नल जो होता है वो क्या है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड अगर वेव है तो उसमें क्या होगा, कोई भी अगर सिग्नल है उसका अगर 3 पैरामीटर है लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होना चाहिए, इन आइडियल कंडीशन होना चाहिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में कि जो भी वेरिएशन होगा वो ओनली फ्रीक्वेंसी में होगा, उसका फेज और एम्पलीट्यूड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जब भी हम लोग ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करते हैं तो वो क्या होता है, ओवर द चैनल वो प्रोपगेट होकर रिसीवर में आके पहुंचता है। तो ये जब रिसीवर में आके पहुंचता है एंड ड्यूरिंग दिस प्रोपगेशन व्हाट हैपेंड इन मैक्सिमम केसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोपगेशन क्या हो जाता है, मेरा जो मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव हो जाता है उसमें नॉइज का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो अगर नॉइज का इंट्रोडक्शन होता है तो नॉइज का इंट्रोडक्शन होने से कोई भी सिग्नल का जो पहला जो पैरामीटर या फिर इन मैक्सिमम केसेस में नॉर्मली जो पैरामीटर में कुछ कुछ चेंजेस आता है वो होता है मेरा कौन सा पैरामीटर, दैट इज माय एम्पलीट्यूड। तो इसीलिए क्या है कि ऑल्दो आइडियली इट इज नॉट डन और आइडियली इट इज नॉट सपोज टू बी हैपन कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होगा उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उस एम्पलीट्यूड में कोई भी वेरिएशन आए, लेकिन स्टिल क्या होता है, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉइज जो मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है समटाइम्स उसमें नॉइज का एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ जाता है। और ये जो वेरिएशन है एम्पलीट्यूड में दैट इज अनवांटेड टू अस, ठीक है। तो इसको लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी लिमिटर का यूज करते हैं इन रेशियो डिटेक्टर। सो यहाँ पे रेशियो डिटेक्टर का जो भी ऑपरेशन है उसको अगर हम लोग डिटेक्ट मतलब डिस्कस करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो if the FM input V1 turns to increase, the secondary voltage also increases and due to this extra diode current will start flowing, hence the load current increases। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इसका डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो क्या है कि L1 जो है वो क्या है, L1 है मेरा प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। और ये जो प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर L1 है इसमें क्या हुआ है, इसमें हम लोग इनपुट एफएम सिग्नल जो है उस इनपुट एफएम सिग्नल को हम लोग उसके ऊपर अप्लाई किए। तो जब इनपुट को हम लोग अप्लाई किए हैं L1 में तो जो वोल्टेज इंड्यूस होगा इन द L1 दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी V1। और V1 का वैल्यू जितना इंक्रीज, और V1 जो है ये हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है, वोल्टेज कौन सा पैरामीटर होता है, कोई भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड। और अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया मींस क्या होगा, क्या होगा कि L1 जो कॉइल है L1 कॉइल में जब वोल्टेज इंड्यूस होगा V1 वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका वैल्यू भी हाई रहेगा। और उसके कारण से जो कॉइल L2 है, ये जो यहाँ पे हम लोग कॉइल L2 देख पा रहे हैं, इस कॉइल L2 में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो भी ज्यादा रहेगा। और L2 में अगर वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस होगा उसके हिसाब से डायोड D1 और D2 दोनों डायोड में मेरा इनपुट जा रहा है, तो उसके हिसाब से डायोड D1 और D2 दोनों के थ्रू जो उतना भी अमाउंट ऑफ करंट पास होना चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, और जिसके कारण मेरा क्या हो जाएगा कि आउटपुट में ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज हम लोग को मिलेगा, ठीक है।
तो लोड करंट इंक्रीजेस ऑब्वियसली कि जितना करंट लोड, क्योंकि हम लोग आउटपुट जो लेते हैं वो ऑब्वियसली और हमेशा से हम लोग कहाँ से लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जब भी हम लोग लेते हैं तो वोल्टेज थ्रू और करंट अक्रॉस होता है, तो करंट दोनों जो लोड करंट हम लोग को मिलेगा, उस लोड करंट का जो वैल्यू है वो ज्यादा मिलेगा हमको। लेकिन क्या है कि बट द वोल्टेज VAB इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C5 विल नॉट चेंज। लेकिन क्या है यहाँ पे वोल्टेज VAB, देखो क्या बोला गया है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। अगर ये दोनों पॉइंट में मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट में तो वोल्टेज तो मेरा चेंज होगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट में क्योंकि यहाँ पे बीच में में यहाँ पे हम लोग ये दोनों पॉइंट में ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर हम लोग C5 यूज कर रहे हैं, ये C5 के क्रॉस में वोल्टेज का कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, जिसके कारण across the capacitor C5 will not change instantly, अचानक से चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है उसका चार्ज स्टोर रहता है। तो अगर चार्ज स्टोर रहता है तो उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग का एक टाइम है, तो वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा, बट वो क्या होगा, ग्रेजुअली चेंज होगा। Thus the load current has increased but the load voltage VAB is almost constant and hence the load impedance effectively decreases। तो जो मेरा इम्पीडेंस है, क्योंकि वो करंट मेरा हाई हो जाएगा और जो मेरा वोल्टेज का वैल्यू है वो उसके रेस्पेक्ट में जितना हाई होना चाहिए वो हाई नहीं होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो मेरा इम्पीडेंस का जो वैल्यू रहेगा, इम्पीडेंस का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। एंड due to this decreased load impedance, the secondary of the input transformer is heavily damped। इसमें क्या होगा, क्योंकि इम्पीडेंस उसका बढ़ जाएगा, उस कॉइल का इम्पीडेंस अगर बढ़ जाएगा तो उस पर डैम्पिंग होगा, क्योंकि क्या है वो कॉइल है। तो कॉइल में अगर मतलब इम्पीडेंस ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें हल्का सा मेरा क्या होगा, डैम्पिंग का जो फेनोमेना है वो हम लोग देख सकते हैं। एंड ड्यू टू दिस डैम्पिंग द Q decreases, Q मतलब जो क्यूशिंग पॉइंट होता है वो Q decreases and therefore the gain of the amplifier ड्राइविंग द रेशियो डिटेक्टर विल आल्सो डिक्रीजेस। और उसके कारण से फाइनली क्या होगा, उसका जो गेन है, जो मेरा यहाँ पे जो एम्पलीफायर हम लोग रेशियो डिटेक्टर में यूज करते हैं, उसका जो गेन है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। एंड दिस विल counteract the increase of FM input voltage to the ratio detector। और उसके साथ साथ उसमें फाइनली जो मेरा इनपुट है, इनपुट बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि मेरा ओरिजिनल जो FM सिग्नल हम लोग रिसीव किए थे उसी का नेचर में मेरा उसमें और ज्यादा अगर उसमें कुछ वैल्यू में चेंज होता है तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं उसमें क्या है कि उसमें चेंजेस ज्यादा होना मतलब उसमें नॉइज का जो इंट्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाना। सो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग उसमें जो एम्पलीट्यूड है उसको एम्पलीट्यूड वोल्टेज का जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल जो सिग्नल को हम लोग जो एफएम सिग्नल को हम लोग रिसीव कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड या फिर उसका जो वोल्टेज को अगर हम लोग जो मेरा स्टैंडर्ड लेवल है उसमें हम लोग अगर लिमिट करके नहीं रखेंगे तो इनडायरेक्टली क्या है, ये जो मेरा टोटल जो डिटेक्शन का प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ रेशियो डिटेक्टर, ये प्रोसेस में मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली जो मेरा एम है दैट इज जो मेरा एम जो है वो क्या है कि हमको जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को रिकवर करना है या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिकंस्ट्रक्ट करना है, वो चीज मेरा हैम्पर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी के कारण से हम लोग क्या करते हैं, वहां पे वोल्टेज जो है वोल्टेज को हम लोग लिमिट करते हैं। एंड सिमिलरली इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एफएम इनपुट सिग्नल tries to decrease the load impedance will now increase। और अगर सिमिलरली क्या है, अगर जैसे हम लोग देखें कि वोल्टेज बढ़ने के कारण अगर इम्पीडेंस डिक्रीज कर जाएगा तो इम्पीडेंस वोल्टेज घटने के कारण इम्पीडेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। और बोथ इन द केसेस अगर इम्पीडेंस या तो बढ़ता है या तो डिक्रीज करता है, उसमें क्या होगा कि मेरा जो रेशियो डिटेक्टर का इनपुट है उस इनपुट सिग्नल में उसका एक इफेक्ट पड़ता है।
तो अगर इनपुट सिग्नल में उसका इफेक्ट पड़ता है तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो आउटपुट है उस आउटपुट में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये उससे क्या होता है, जो मेरा ओरिजिनली एंड द डैम्पिंग ऑफ द इनपुट ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस, वो सेम है। तो उसके कारण क्या है कि मेरा जो क्या बोलेंगे, जो मेरा मेन एम है कि विद द हेल्प ऑफ रेशियो डिटेक्टर और एनी काइंड ऑफ डिटेक्टर हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल को सेम वे में या फिर सेम फॉर्मेट में उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल रहता है उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हम लोग रेशियो डिटेक्टर के मतलब रेशियो डिटेक्टर का जो इनपुट है वहां पे हम लोग वोल्टेज को लिमिट करते हैं। अगर ऐसा एडवांटेजेस के बारे में हम लोग देखेंगे तो इट इज इजी टू अलाइन एंड वेरी गुड लीनियर, इसका जो लीनियरिटी है वो काफी अच्छा है। मतलब जो लीनियर रीजन होता है या फिर जो वर्केबल रीजन होता है वो एक काफी वास्ट रीजन है जिसमें हम लोग बहुत इजी वे में उससे क्या कर सकते हैं कि उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। And amplitude limiting is provided inherently, so additional limiter is not required। तो यहाँ पे additionally इसमें कोई, क्योंकि हम लोग amplitude limiting करते ही है यहाँ पे, तो उसके लिए additionally कोई भी इसमें noise cancellation का या फिर amplitude का limiter का जरूरत नहीं पड़ता है। So this is all about ratio detector। किसी को कोई confusion है regarding this? किसी को कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस रेशियो डिटेक्टर? ओके, अगर रेशियो डिटेक्टर में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो टुडे विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टीरियोफोनिक एफएम ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो स्टीरियोफोनिक एफएम ब्रॉडकास्टिंग जो सिस्टम है, ऑब्वियसली हम लोग एफएम जो है, एफएम को हम लोग क्या देखते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग है मींस जब ऑडियो सिग्नल को हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं उस सिचुएशन में हम लोग एफएम को ज्यादा प्रेफर करते हैं देन एम। क्योंकि क्या होता है कि एफएम में एक तो होता है कि मेरा नैरो बैंड चैनल्स जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली एफएम में क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल एफएम में नॉइज का जो इंट्रोडक्शन है वो कम होता है। तो इसके कारण से हम लोग क्या करते हैं कि ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग एफएम का जो टेक्नोलॉजी है या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो स्कीम है हम लोग उसको यूज करते हैं। इसीलिए जब तुम लोग गाना सुनते हो ओवर द ऑन द एयर, तुम लोग जो गाना सुनते हो वो क्या होता है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का टेक्नोलॉजी यूज होता है जिसको हम लोग एफएम भी बोलते हैं। पहले का जो रेडियो होता था वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के हिसाब से चलता था और वहां पे अलग अलग बैंड्स होता है, मिड एमडब्ल्यू एसडब्ल्यू, जो कि शॉर्ट वेव मीडियम वेव ये अलग अलग होता था, लेकिन अभी क्या है एफएम चलता है। ओके, तो इसीलिए जो एफएम है, एफएम में और स्टीरियोफोनिक मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी साउंड सुनते हैं, हम वाइट स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे। तो जब भी हम लोग कोई भी साउंड सुनते हैं तो साउंड मेरा क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान है उसका क्या है, दोनों कान से हम लोग सुनते हैं। इफ दिस इज द पर्सन, तो हम लोग ये राइट साइड से और ये लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये हम लोग का दोनों कान है, दोनों कान से। और दोनों कान का क्या है कि जैसे अगर हम कोई भी स्मेल लेते हैं तो क्या है, या फिर कुछ भी अगर हम लोग देखते हैं, नॉट स्मेल लेना, अगर हम लोग कुछ भी देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि हम लोग का दोनों जो आईज है, दोनों आईज का जो पोजीशन है वो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। दोनों आईज का अगर पोजीशन सेम डायरेक्शन में है तो सामने से हम लोग क्या करते हैं, सामने से एक ही चीज को देखते हैं। अगर तुम लोग इसको मान लो कोई पंछी के लिए है या फिर हाथी के लिए है तो, या फिर घोड़ा के लिए, तो क्या है, उन लोग दोनों आंखों से दो अलग अलग सिनेरियो देखता है। लेकिन इंसान जो होते हैं वो दोनों आंखों से एक ही चीज को हम लोग देख सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज है यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट है,
तो दोनों आंखों से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और दोनों को हम दोनों चीज को दोनों आंखों से हम लोग सेम चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं और दोनों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। कंसंट्रेट से फोकस वर्ड को यूज करना बहुत ज्यादा साइंटिफिक वे में होगा। तो और उससे क्या होता है कि दोनों आंखों से जो इमेज हम लोग का ब्रेन में जाता है उसको एक एडजस्ट करके ब्रेन क्या करता है, हम लोग को सेंस करता है जो इमेज को हम लोग उसी चीज को देख पाते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर कान का बात हम लोग बोलते हैं या फिर जो हम लोग का सुनने का जो मैकेनिज्म है, सुनने का मैकेनिज्म के बारे में अगर हम लोग सोचे तो मेरा क्या है, दोनों अगर कान का पोजीशन जो भी है, दोनों को अगर जो मेरा कान का पोजीशन है, दोनों कान का पोजीशन क्या है, अलग अलग साइड में है। तो अगर मान लो दिस इज यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इन द केस ऑफ हियरिंग, यहाँ से अगर कोई मेरा साउंड निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर कोई साउंड निकल रहा है तो क्या है कि दोनों अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए वो मेरे दोनों कानों में पहुंचेगा। या फिर मान लो एक एग्जांपल बहुत बेटर होता है कि किसी भी रूम पे अगर या फिर कोई भी कहीं पे अगर मेरा ये फंक्शंस वगैरह हो रहा है, वहां पे अगर हम लोग बैठे हुए हैं और जो बॉक्स है या फिर जो स्पीकर है वो मेरे राइट साइड में है, तो क्या होगा, मेरा राइट ईयर से जो मेरा लाउड स्पीकर होगा उसका डिस्टेंस कम होगा, और जो मेरा लेफ्ट ईयर होगा, लेफ्ट ईयर से उसका जो डिस्टेंस होगा या फिर उसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम नहीं होगा। तो अगर इस साइड में है तो मेरा क्या हो सकता है कि जो मेरा वेव है, जो मेरा साउंड वेव है वो डायरेक्टली इस मेरा जो राइट इस साइड का जो ईयर है इसमें डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन इसको ट्रेवल करने में साउंड वेव को इस तरीके से ट्रेवल करना पड़ेगा फॉर माय अनदर ईयर। तो ऑब्वियसली ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा साउंड वेव को, उसके लिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो उससे क्या हो सकता है कि इस कान में हम जब सुनेंगे, इस कान में उसको हम लोग नहीं भी सुन सकते हैं। तो और अभी का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, तो कोई भी चैनल मतलब कोई भी जब साउंड का जब प्रोसेसिंग होता है, तो साउंड का जो प्रोसेसिंग होता है उसको एग्जैक्टली और एक्यूरेट मैनर में सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साउंड को दो चैनल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कि जहां से भी कोई भी साउंड सिग्नल का जनरेशन हो रहा है उसको हम लोग एक तो लेफ्ट चैनल में एक तो राइट चैनल में, दोनों अलग अलग चैनल में उसको प्रोसेसिंग करते हैं। और साउंड का प्रोसेसिंग करने के लिए उसको जो भी मतलब मान लो कहीं पे कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और उसको ऑन एयर हम लोग को सुनना है और हम लोग हेडफोन से सुन रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग जो हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, कोई भी रूम में अगर कोई भी गाने का रिकॉर्डिंग हो रहा है या फिर कोई वीडियो का ही रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो जो साउंड का जो कंपोनेंट है या फिर साउंड वेव जो है उसको हम लोग माइक्रोफोन की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब क्या है कि एक जगह में कोई अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो उस माइक्रोफोन से उस रूम में जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, कोई गाना गा रहा है, कोई कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो अलग अलग कंपोनेंट का क्या होगा, डिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो अगर डिस्टेंस डिफरेंट होगा तो उसका जो ट्रेवलिंग का टाइम होगा वो भी डिफरेंट होगा, और उसमें वो माइक से वो हर एक पैरामीटर का या फिर हर एक इंस्ट्रूमेंट का जो डिस्टेंस होगा उसके लिए एक साउंड वेव में एक इफेक्ट जनरेट होगा। कोई कुछ चीज हल्का सुनाई देगा, कुछ चीज ज्यादा सुनाई देगा, कोई पहले आएगा, कोई दूसरे बाद में आएगा। और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो मेरा कम्युनिकेशन हो, इट शुड बी अ फेथफुल कम्युनिकेशन। तो फेथफुल, और ये जो वर्ड है फेथफुल कम्युनिकेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड वेरी क्या बोलेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो। फेथफुल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी साउंड और कोई भी वीडियो सिग्नल और ऑडियो सिग्नल जिस वे में, जिस तरीके से और जिस प्रोसेस से, मतलब जैसे भी वो बना हुआ है, वो जब दूसरा एंड में, रिसीवर एंड में कोई दूसरा इंसान उसको सुनेगा, उसको अगर एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली सेम वे में उसको वो सुनाई दे और दिखाई दे, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो मेरा कम्युनिकेशन हुआ है
दैट कम्युनिकेशन इट्स अ फेथफुल कम्युनिकेशन, जो कि आइडियली नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा नॉइज होता है, उसमें हम लोग बहुत सारे प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक्यूरेट सेम मैनर में हम लोग उस साउंड को जनरेट कर पाए। वो जो एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है, जो एक्स्ट्रा फील होता है, उस फील को हम लोग सुन सके। अगर मान लो कि हम कहीं पे गए हैं, तो लाइव किसी जगह में कुछ बैठ के अगर लाइव फंक्शन सुनने पे या फिर लाइव गाना सुनने पे मेरे ईयर में जो इफेक्ट आए या फिर हमको उस गाने से जो फील आए, हम लोग ऑन द एयर या फिर आफ्टर कम्युनिकेशन दूर से भी हम लोग सेम चीज को फील करना चाहते हैं। एंड दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फेथफुल कम्युनिकेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी देखना, और ये डिफरेंस तुम लोग को पता चल जाएगा कि जहाँ पे स्टीरियोफोनिक साउंड्स होते हैं, इनफैक्ट हम लोग जो हेडफोन्स होते हैं, जो गाना आजकल हम लोग सुनते हैं, बहुत जगह क्या होता है, जो प्रोसेसिंग होता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी होता है जिसको बोला जाता है साउंड इंजीनियरिंग। ठीक है, अभी जितने सारे इंडस्ट्री में गाना रिकॉर्ड्स होते हैं, वहां पे बहुत सारे साउंड इंजीनियर्स रहता है। कुछ कुछ गाना तुम लोग सुन पाओगे या फिर तुम लोग आजकल ज्यादा सुनते हो, तुम लोगों के पास इसका एक्सपीरियंस बेटर वे में होगा कि जब हेडफोन में से हम लोग सुनते हैं तो कभी लगता है कि कुछ एक बिट है कि राइट ईयर में मेरे को सुनाई दिया, कुछ एक बिट थोड़ा देर में लेफ्ट ईयर में सुनाई दिया। नॉट दैट थिंग कि दोनों कान में हमको सेम चीज बज रहा है, नहीं होता है। तो ये जो डिफरेंशिएट हम लोग कर पाते हैं बिटवीन माई राइट ईयर एंड माई लेफ्ट ईयर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा साउंड का प्रोसेसिंग होता है वो दो अलग अलग चैनल में हम लोग प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको हम लोग फिर ट्रांसमिट भी करते हैं, और जो रिसीवर साइड है, रिसीवर साइड में उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद भी दोनों अलग अलग चैनल में एक होता है राइट ईयर के लिए राइट चैनल और लेफ्ट ईयर के लिए लेफ्ट चैनल में, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं और जो मेरा लिसनर है उसको हम लोग सुनाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग साउंड को दोनों अलग अलग चैनल में प्रोसेस करेंगे, इसका जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज ओनली नोन एज द स्टीरियोफोनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो मोनोफोनिक साउंड होगा उसमें क्या होगा, उसको हम लोग सुनेंगे अगर तो दोनों कान में हेडफोन से सुनो तो सेम चीज बजेगा, उसमें कोई अलग से कुछ एम्बियंस फील नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग, सिंपली बजते रहेगा एक ही तरीके से। लेकिन जो स्टीरियोफोनिक साउंड होगा वो लेफ्ट और राइट ईयर के लिए अलग अलग तरीके से बचेगा। जैसे जहां पे रिकॉर्डिंग हुआ था, जैसे वहां पे बैठ के अगर हम लोग सुनते हैं तो मेरा जो फील होता, जो हम जो साउंड का इफेक्ट हम लोग फील कर पाते थे, अगर हेडफोन से भी हम लोग दूर से भी बैठ के सेम चीज को फील कर पाते हैं और उस एक्यूरेट मैनर में फील कर पाते हैं, दैट इज ओनली नोन एज द स्टीरियोफोनिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो अभी क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि जो मेरा एफएम वेव है, इस एफएम वेव को हम लोग हमेशा ऑडियो फ्रीक्वेंसी का या फिर ऑडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, और बेटर टू से कि हम लोग जो अभी एफएम सुनते हैं, मतलब गाना सुनने के लिए मेनली ओवर द रेडियोस हम लोग इसको इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इसीलिए क्या है कि स्टीरियोफोनिक साउंड को ब्रॉडकास्ट करने के लिए हम लोग को कौन से टाइप ऑफ डिटेक्टर का जरूरत पड़ेगा, मतलब जब हम लोग सुन रहे हैं स्टीरियोफोनिक साउंड, मींस जो हम लोग हेडफोन सुन रहे हैं उसके लिए कौन से टाइप का डिटेक्टर का हम लोग यूज करेंगे, और उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, हम लोग इस टॉपिक में उसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीरियोफोनिक एफएम ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, so a stereo FM transmission is a system in which adequate information is sent to the receiver in order to reproduce the original stereo sound signal. Obviously जो FM ट्रांसमिशन हम लोग कर रहे हैं उसको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, मतलब जितना जरूरत है उतना इंफॉर्मेशन, नॉट दैट कि थोड़ा बहुत मिस हो गया, एक दो बिट मिस हो गया, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन दोनों अलग अलग माइक्रोफोन से, मतलब बोथ फॉर द राइट एंड लेफ्ट ईयर के लिए जो अलग अलग दोनों माइक्रोफोन हम लोग किए थे दोनों साइड से, उसके लिए दोनों को मतलब नॉर्मलाइज करके एक भेज दे, वैसा कुछ नहीं। ठीक है, तो दोनों अलग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, मतलब जितना जरूरत है उतना, समटाइम उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा रहे ठीक है,
लेकिन मेरा जो साउंड हम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे एट माय रिसीवर साइड वो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। Sent to the receiver in order to reproduce the original stereophonic sound, and the stereo FM system is made compatible with the useful mono FM system so that it is possible to receive FM stereo transmission even using the mono receiver। और यहाँ पे और एक चैलेंज रहता है कि जो मेरा मोनोफोनिक सिस्टम है या फिर ट्रांसमिशन के लिए जो भी हम लोग ऑब्वियसली जो स्टीरियोफोनिक सिस्टम है या फिर स्टीरियो का जो कॉन्सेप्ट आया वो बाद में आया। पहले क्या था, सारा जो सिस्टम था वो मोनोफोनिक था। क्योंकि पहले क्या था, हम लोगों में एम था कि साउंड को ट्रांसमिट करना है और दूसरे साइड से रिसीव करना है। तो उसके बाद जब हम लोग उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिए, फिर हम लोग साउंड का क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचे। तो ऑब्वियसली जब साउंड का क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचे तभी मोनोफोनिक साउंड से स्टीरियोफोनिक साउंड का कॉन्सेप्ट आया। तो इसीलिए और क्योंकि जब मोनोफोनिक साउंड के हिसाब से हम लोग सोचे थे, तो मेरा जो हार्डवेयर का जो सिस्टम था या फिर जो सपोर्टिव हार्डवेयर सर्किटरी था वो मेरा ऑलरेडी बन चुका था, और एक स्टीरियोफोनिक सिस्टम के लिए टोटली न्यू सर्किट्स इंस्टॉल करना और पूरे हार्डवेयर को सेटअप करना क्वाइट टफ। तो दैट्स व्हाई हम लोग को ये जो स्टीरियोफोनिक साउंड का जो कॉन्सेप्ट है या फिर स्टीरियोफोन का ब्रॉडकास्टिंग का एफएम ब्रॉडकास्टिंग का जो सिस्टम है उसको कंपैटिबल भी हम लोग को बनाना था with the monophonic FM receiver system, and the block diagram of stereo FM generated is shown below। तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। So this is the block diagram। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों अलग अलग चैनल्स है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मेरा जो इनपुट्स है, यहाँ पे जो इनपुट है वो इनपुट में क्या है, एक है लेफ्ट चैनल, एक है राइट चैनल। क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है कि एक स्टीरियोफोनिक साउंड है तो दोनों अलग अलग चैनल में इसका प्रोसेसिंग होता है। दैट्स व्हाई इनपुट इज in two channels, one is left channel and another is right channel, और इसको एक मैट्रिक्स में डाला जाता है। मैट्रिक्स में डालने के बाद क्या होता है कि दोनों को हम लोग मिक्सअप कर देते हैं, और मिक्सअप करके जो ऑब्वियसली उसको मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से या फिर मैट्रिक्स एडिशन, इससे हम लोग जो आउटपुट निकालते हैं वो दो आउटपुट निकालते हैं। एक होता है लेफ्ट चैनल और राइट चैनल का एडिशन, और दूसरा होता है लेफ्ट चैनल और राइट चैनल का डिफरेंस। तो अगर दोनों को हम लोग भेज देते हैं तो दोनों को अगर इस वे में हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। और अगर दोनों को मतलब एक मुझे L प्लस आर मिल गया, एक मुझे L माइनस आर मिल गया, अगर दोनों इक्वेशन अगर आपको मिलता है ऑब्वियसली इसका कोई वैल्यू भी मिलेगा। तो हम लोग को क्या अगर मेरे पास दो पैरामीटर है x एंड y और उसके लिए दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन से हम लोग दो पैरामीटर का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि एक होता है मेरा L प्लस आर, दैट इज लेफ्ट चैनल और राइट चैनल का जो साउंड रहता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, और एक रहता है L माइनस आर। ठीक है, अब दोनों को फिर हम लोग क्या करते हैं, एक को तो जो एडर है उसको हम लोग डायरेक्टली एडर में डाल देते हैं, और जो L माइनस आर है क्योंकि उसका ऑब्वियसली जो समेशन होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा और जो डिफरेंस होगा उसका वैल्यू छोटा होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर उसको हम लोग थोड़ा प्रोसेस करते हैं, और बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट जो है उसको एक फिर से हम लोग एडर में देते हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेट करते हैं। और ये जो एडर है, एडर में और भी कुछ कुछ सिग्नल्स को हम लोग जनरेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक मेरा कैरियर है, ठीक है, यहाँ पे एक मेरा कैरियर है, कैरियर को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देते हैं क्योंकि उस कैरियर के हिसाब से हमको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कितना वेरिएशन हो रहा है वो हमको देखना है। फिर उसको क्या करते हैं, और एक उसको हम लोग जो मेरा कैरियर होता है उसको हम लोग मतलब डबल करते हैं, उसका जो क्या बोलेंगे, उसका जो इंटेंसिटी है या फिर उसका जो गेन है उसको हम लोग बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर से उसको हम लोग बैलेंस मॉड्यूलेटर में देते हैं। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करती है, दोनों सिग्नल को मिला के इसको मॉड्यूलेट करती है। यहाँ पे क्या है, कैरियर है और उसके साथ यहाँ पे एक L माइनस आर है, दोनों को मॉड्यूलेट करने के बाद फिर इसका जो आउटपुट होता है उसको हम लोग एडर में डालते हैं। और यहाँ पे एक क्या है,
जो मेरा ऑडियो सिग्नल इन होता है, इसको एक यहाँ पे एक तो सिग्नल जनरेट होता है, उससे भी हम लोग देते हैं। तो देखो, और फाइनली यहाँ पे जो मेरा एफएम मॉड्यूलेटर है, एफएम मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है वहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव और एफएम वेव का आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। तो देखो ऑपरेशन क्या बोल रहा है, the two input channels are passed through a matrix which produces two output, namely L plus R, that is summation component, and L minus R, that is difference component. Obviously हम लोग देख चुके हैं। and the sum component L plus R modulates। अच्छा, अगर कट जाएगा तो दोबारा सेम लिंक से तुम लोग ज्वाइन करना, ठीक है? आज ये वाला को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही क्लास खत्म होगा। ओके, so the two input and the sum component L plus R modulates the carrier in the same manner as a signal in mono FM system। तो ये जो L प्लस होता है, ये L प्लस R जो होता है, उसमें क्या है कि मोनोफोनिक सिस्टम या फिर मोनोफोनिक जो साउंड का प्रोसेसिंग जो होता था उसपे भी सेम मैनर में ही होता है। तो इसीलिए एक जो इनपुट है एडर का, वो हम लोग L प्लस R दे देते हैं। एंड दिस सिग्नल इज डिमॉड्यूलेटेड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय मोनो एफएम रिसीवर ट्यून्ड टू स्टीरियो एफएम ट्रांसमिशन, ठीक है? तो उससे एक मोनोफोनिक साउंड के लिए एक मेरा कंपोनेंट उसको मिल जाता है। The difference signal L minus R is applied to the balance modulator and it will suppress the 38 kilohertz subcarrier applied to it and produces two sidebands। बैलेंस मॉड्यूलेटर का काम क्या है? ऑब्वियसली वो मॉड्यूलेट करता है, वो एफएम सिग्नल को जनरेट करता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 38 किलोहर्ट्ज कैरियर सिग्नल हम लोग क्या करते हैं कि उसको बैलेंस मॉड्यूलेटर के मदद से हम लोग एफएम सिग्नल को जनरेट करते हैं। एंड इफ वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 50 किलोहर्ट्ज टू 15 किलोहर्ट्ज, जो कि मेरा ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, and then the two sidebands produces the balanced modulator will occupy a frequency range of 23 kilohertz to 53 kilohertz, ठीक है? अगर this will be my input and this will be my FM signal output, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। and a 19 kilohertz subcarrier generates a 19 kilohertz stable subcarrier which is multiplied by the 2 in the frequency doubler and used as a carrier for the balance modulator। हम लोग देखें, जो मेरा फ्रीक्वेंसी डबलर है वो क्या करता है, जो मेरा कैरियर है उसको, उसका वैल्यू जो है, उसका ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको डबल कर देता है, और डबल करने से वो कैरियर की तरह काम कर सकता है फॉर L माइनस R सिग्नल, ठीक है? एंड द सम सिग्नल L plus R, the 19 kilohertz subcarrier is the two sidebands of L minus R that produces the balance modulator, and the output of SC generator are added in the adder to form a modulating signal। This modulating signal is then used to modulate a carrier in the frequency modulator to produce a FM signal, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, एक एससीए जनरेटर भी दिया हुआ रहता है। सारे को मिला के हम लोग क्या होता है कि एफएम सिग्नल का जो कैरियर है उसको हम लोग बनाते हैं। एंड सब्सिडरी कम्युनिकेशन ऑथराइजेशन एससीए, ये जो एससीए है इसका फुल फॉर्म है सब्सिडरी कम्युनिकेशन ऑथराइजेशन signal, and optimal signal which may be transmitted along with the other signals। ये एक क्या बोले, ये जो मेरा ऑथराइज्ड सिग्नल होता है कि पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर ये फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही हम लोग भेजेंगे, ठीक है? along with the other signal as shown in the spectrum, वो हम लोग फिगर में ऑलरेडी देख चुके हैं। and SCA used a sub carrier of 67 किलोहर्ट्ज। ये जो अलग अलग कैरियर मतलब क्या बोले फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी सबको या फिर पर्टिकुलर उस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साउंड के क्वालिटी के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। तो सारे पैरामीटर्स मेरा एक्यूरेट होना चाहिए, तो इसके कारण से सब चीज को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। आप दो बाय कम्युनिकेशन ऑथराइजेशन, कोई भी अथॉरिटी से इसको स्टैंडर्ड किया जाता है। तो इसीलिए एससीए यूज जो सब कैरियर यूज होता है वो 67 किलोहर्ट्ज का होता है and modulates to a depth of plus minus 7.5 kilohertz by everyone please join again।
Everyone, please join again. Okay. So, and the audio signal frequency modulation is used. The frequency band occupies. तो इससे क्या हो जाएगा कि the frequency band occupied by AC signal is from 59.5 किलोहर्ट्ज to 74.5 किलोहर्ट्ज। मींस यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या देखे हैं कि पहले मेरा क्या था 67 था, नॉट सॉरी, यहाँ पे क्या था, हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे जो मेरा रेंज था वो कितना था, ये जो रेंज है इसके साथ कितना ऐड हो जाएगा, ये 7.5 जो है, ये 7.5 मेरा ऐड हो जाएगा, तो 53 तो ये जो 7.5 किलोहर्ट्ज ऐड होने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगा या फिर जो मुझे सिग्नल मिलेगा या फिर जो फ्रीक्वेंसी बैंड मुझे मिलेगा वो बैंड मेरा रहेगा इतने रेंज का। एंड स्पेक्ट्रम, दिस इज द स्पेक्ट्रम। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्टिमल है, ये 67 है, इस साइड में 7.5 और इस 7 में भी 7.5, तो इस साइड में प्लस 7.5 होने से 67 प्लस 7.5 दैट इज 74.5 और यहाँ पे 67 माइनस 7.5 दैट इज 59.5 एंड दिस इज द टोटल साइड बैंड। ठीक है, ये मेरा ऑडियो पोर्शन है, ये मेरा सब कैरियर है, इसको डबल किया गया है, ये 19 पे है, ये 38 पे है, and here the difference channel, this portion is a summation channel that is L plus R and this is for L minus R, and some station provides SCA as a second or medium quality transmission which can be used as background music in stores, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो SCA होता है, ये SCA जो साउंड प्रोवाइड करता है वो जो उसका जो ट्रांसमिशन क्वालिटी होता है उसके कारण से वो मेरा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे स्टोर और जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोफोनिक FM ब्रॉडकास्टिंग। सो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो तुम लोग बता सकते हो। ओके, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।